अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखने वाले हैं सूडो कोड और एल्गोरिदम को। तो उसके लिए हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम एल्गोरिदम को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद सूडो कोड को, और फिर उसकी नोटेशंस वगैरह जो भी हमारी सिंबॉलिक वैल्यूज़ अप्लाई होती हैं उसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये समझ लेनी है कि जो सूडो कोड है वो कोई एक अलहदा चीज़ नहीं है, वो बल्कि एल्गोरिदम का ही एक टाइप है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पर चला जाता है। इसके अंदर जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी फ्रेजेस की टाइप्स में जो है वो मौजूद होती है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम जो है वो एक हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और एट द एंड हमें कोई स्पेसिफिक एक गोल जो है वो अचीव हो जाता है, यानी कि जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है वो गोल हमें अचीव हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें इनपुट जो है वो लेनी होती है, और उसके बाद उस इनपुट में जो भी वैल्यूज हमें मिली हुई हैं उनको प्रोसेस करने के बाद जो है एट द एंड उसका कोरिस्पॉन्डिंग एक आउटपुट हमें प्रोड्यूस होके मिल जाता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर अगर हम रेसिपी देखें चॉकलेट केक की कि उसका एल्गोरिदम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम देखें इनपुट में हमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली हैं वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। और उसके बाद फिर प्रोसेस के अंदर क्या है, मिक्सिंग और बेकिंग। ठीक है, उसको मिक्स वगैरह करना है और उसको बेक कर देना है क्या में, ओवन के अंदर। और उसके बाद एट द एंड जो उसका एक जो प्रोडक्ट हमें बनकर मिलेगी वो चॉकलेट केक मिल जाएगा एट द एंड। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हमारी चाय कैसे बनती है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक बाउल चाहिए हमें वाटर का। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, एक जो है वो हमें पत्ती चाहिए। ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या है कि हमें जो है वो पानी को बॉयल करना है वो पत्ती के साथ। ओके, और फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, हमें जो है वो चाय को कुछ टाइम के लिए, जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है हमारा उसके लिए जो है उसे रख देना है, 3 मिनट 4 मिनट जितने मिनट के लिए भी रखना है। और पांचवा स्टेप क्या है कि हमें जो है वो चाय टी कप में या किसी भी ऐसे बर्तन में जो है वो डाल देनी है। और उसके बाद छठे स्टेप में क्या है कि हमें अगर मिसाल के तौर पर किसी को ब्लैक कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ पसंद होती है तो वो ब्लैक इस्तेमाल करता है, या किसी को दूध डालना है तो वो दूध डाल सकता है, शुगर भी अपनी नीड के मुताबिक जो है उसके अंदर डाल सकता है। तो उसके बाद सातवें स्टेप में क्या है कि एंजॉय योर कप ऑफ टी। तो ये एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने का। तो ये तो हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल एक उठा के देख लिया। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग की साइड के। अगर हम कैलकुलेट करें एरिया ऑफ सर्किल का, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट होगा। सेकंड में क्या होगा, हम रेडियस का इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है कि हम जो है एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला पुट कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, बाकी रेडियस की वैल्यू हम यूजर से ले चुके हैं सेकंड स्टेप के अंदर। और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, हमने एरिया ऑफ सर्किल को जो है वो डिस्प्ले करवा देना है। फिफ्थ स्टेप में इसको जो है वो हमने स्टॉप कर देना है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं सूडो कोड को। सूडो कोड के अंदर जो है अगर हम देखें तो ये एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की। ठीक है, उसमें हम क्या था, उसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर भी बातचीत कर पा रहे थे, अपना जो भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था उसको जो है वो शो करवा पा रहे थे। लेकिन ये एक जो सूडो कोड है वो हमारा नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। यहाँ पर जो है वो हम कुछ हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम, इसके अंदर हमारी नेचुरल लैंग्वेज भी इस्तेमाल हो रही होती है, और उसके अलावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन होती है एल्गोरिदम की। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हम इसको इजीली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो
चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्गोरिदम की बात की जाए तो एल्गोरिदम में जैसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोग्रामर के हाथ में अगर वो चीज़ जाएगी तो वो उसको इजीली सॉल्व कर सकता है, बल्कि जो कोई आम इंसान है तो उसके लिए वो चीज़ कन्वर्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एक तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा जो है ना फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद जो है वो है रीड। रीड का मतलब होता है टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब इनपुट सेकंड स्टेप में भी हम प्रिंसिपल की इनपुट ले रहे हैं, थर्ड स्टेप में भी हम इंटरेस्ट रेट जो है उसकी इनपुट ले रहे हैं, और फोर्थ में जो है वो टाइम पीरियड की इनपुट जो है वो यूजर से ले रहे हैं। सेट का मतलब होता है टू असाइन द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट को जो है वो वैल्यूज जो कैलकुलेशन हो रही होंगी, प्रिंसिपल रेट टाइम, और उसके अलावा इनको डिवाइड किया जा रहा होगा 100 के साथ, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इंटरेस्ट को सेट कर दी जाएगी, मतलब कि असाइन कर दी जाएगी। और इसके बाद जो है क्या होगा, 6 स्टेप के अंदर इंटरेस्ट जो है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलें तो अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये कह रहा है कि टू डिस्प्ले द लार्ज वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। तो 3 नंबरों में से जो है जो भी लार्जेस्ट होगा उसको जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब कि जो हम बेसिकली जो काम करने वाले हैं उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, num1 num2 num3। ओके, इसके बाद क्या होगा कि हम जो है एक इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num1 इज ग्रेटर देन num3, ठीक है। अगर दोनों से बड़ा हुआ देन क्या होगा, रिटर्न कर देगा num1 की वैल्यू यानी कि ग्रेटर है तो उसको रिटर्न कर देगा वो। और उसके बाद एल्स इफ में क्या करेगा, ये num2 को कंपेयर करेगा num1 से और num3 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर तो ये वैल्यू बड़ी हुई दोनों से तो देन क्या करेगा, रिटर्न करवा दिएगा, मतलब कि आउटपुट में शो करवा देगा num2 को। और उसके बाद एल्स जो है ये हमारी लास्ट जो है वो कंडीशन होती है, इसके अंदर हम फर्दर इनसाइड कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर हम रिटर्न num3 जो है वो शो करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो इफ यानी कि जो हमने ऊपर, क्योंकि इफ जो है वो हमने एक कंडीशन अपनी चलाई है, ठीक है, तो उसका एंड भी यहाँ पर हमने कर दिया है कि अब यहाँ पर इफ एल्स की कोई और कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो चुकी है, 3 ही कंडीशंस लगेंगी और उसके बाद हमारा ये फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर नोटेशंस की बात करें तो नोटेशंस में हमारे पास पहले नंबर पर असाइनमेंट आ जाती है। असाइनमेंट के लिए हम एरो भी लगा रहे होते हैं बाज़ औक़ात, और उसके अलावा इक्वल की निशानी भी। और सेकंड वन पर कंपैरिजन में भी हम जो है वो इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हम लगा रहे होते हैं कंपैरिजन के लिए। थर्ड वन में लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड के लिए जो है वो हम इस सिंबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और के लिए इस सिंबल को, और नॉट के लिए जो है वो इस सिंबल को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये हम नॉर्मली अपने हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये हमारे जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर भी सेम एज इट इज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और कंडीशन स्टेटमेंट में भी इफ, देन, एल्स, ये ज़्यादातर आपने ये चीज़ें देखी होंगी सूडो कोड के अंदर, क्योंकि ये उसके अंदर ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। एल्गोरिदम के अंदर जो है वो हम नॉर्मल लैंग्वेज का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और लूप के लिए भी हम फॉर, वाइल, रिपीट, ठीक है। रिपीट जो है वो भी इंडिकेट करता है कि लूप जो है वो हमारी लगेगी। अब वो लूप डिपेंड कर रही होती है कि आप कोई भी लगाएं, फॉर लगाएं, वाइल लगाएं, आप अपनी नीड के मुताबिक जो है वो कोई भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इनपुट आउटपुट
फंक्शन के ऊपर। यहाँ पर हम सिंपली इनपुट आउटपुट भी लिख सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा क्या नाम है, इनपुट के लिए अगर हम लिखना चाहें तो रीड भी लिख सकते हैं। रीड क्योंकि हमने प्रीवियस अपने सूडो कोड के अंदर भी इस्तेमाल किया था उसको। तो 8वें नंबर पर हमारे पास कमेंट। कमेंट के लिए आप डबल स्लैश या फिर डबल ग्रेटर देन लेस देन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10वें नंबर पर जो है वो हमारे पास फंक्शन कॉल, यानी कि हम एट्रीब्यूट्स जब किसी भी चीज़ के इस्तेमाल कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए फिर हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स, या फिर एफ अंदर जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो लिख देते हैं हम। तो इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे सैम्बल्स की, कुछ ऐसे नोटेशंस की जो कि कॉमनली हमारे हर सूडो कोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उसमें एक जो है वो है मॉड्यूलस, जिसको हम मॉड भी कहते हैं। ये जो है डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड नंबर पर एक्सपोनेंटेशन, ये जो है पावर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पावर को फाइंड आउट करने के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो डबल मल्टीप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी जो है वो हमारे सूडो कोड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इसके बाद फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन जो है वो आपको पता होगा, ऊपर जो हमने बात की वो की थी मॉड की, वो रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पर हम डबल स्लैश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो नॉर्मल हमारी डिवीजन हम कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम रिमाइंडर को जो है वो नहीं फाइंड आउट कर रहे होते, ठीक है, उसके लिए हम जो है डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है सीलिंग। सीलिंग जो है वो वैल्यूज को राउंड ऑफ करने के लिए काम में आता है। जैसे 3.5 है तो उसको राउंड ऑफ करके 4 कर देगा, तो उसके लिए फिर हम लार्ज ब्रैकेट की तरह ही ये एक सिंबल होता है जो कि नीचे से कर्व नहीं होता, ठीक है, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो है ना वो हम और की निशानी जिससे डिनोट कर रहे थे तो वो सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है स्मॉल ब्रैकेट भी। फैक्टोरियल के लिए जो है वो हम इस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सूडो कोड के अंदर हम नॉर्मली कर भी रहे होते हैं। और उसके बाद है समेशन। समेशन जो है किसी भी इंटीजर वैल्यू की सम करने के लिए जो है वो हम इस समेशन वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपने देखा होगा हम नॉर्मली मल्टीप्लाई या स्टार की निशानी लगा रहे होते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट के लिए ये निशानी भी हमारे पास इस्तेमाल की जाती है, ये नोटेशन भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है यूनियन। यूनियन में नॉर्मली वैसे ही जैसे मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यू, इंटरसेक्शन में भी सेम, और उसके अलावा सबसेट में भी हम सेम वैल्यू मैथमेटिक्स की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और सुपर सेट में भी, और इम्पटी सेट में भी हम नल या फिर इम्पटी सेट की ही ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इन्फिनिटी के लिए भी जो हमारी एक मखसूस नोटेशन है वो ही हम अपने सूडो कोड के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अभी तक जो हमने सारा कुछ समझने की कोशिश की वो यही था कि एल्गोरिदम जो है वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, हत्ता कि जो सूडो कोड है उसको जो है वो इजीली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने प्रीवियस सूडो कोड प्रोग्राम्स को भी देखा कि उसको जिस वे में हमने लिखा था उसको देखने से जो है वो यही समझ आता है कि हम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जो भी नोटेशंस वगैरह हमारी उसके अंदर इस्तेमाल हो रही थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं कि कौन कौन सी नोटेशंस हमारी सूडो कोड के अंदर इस्तेमाल होती हैं और उनका पर्पस क्या होता है इस्तेमाल करने का। क्योंकि देखें, अगर हम एक चीज़ को एक लाइन में लिखें और उसी एक चीज़ को एक वर्ड में डिफाइन कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए। वो एक शॉर्ट फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं उस चीज़ का, ठीक है। तो सूडो कोड के अंदर भी जो है वो हम इसी पर्पस के लिहाज से ये मॉड या फ्लोर
डिवीजन टाइप चीज़ें जो हैं ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह के जो भी सैम्बल्स वगैरह हैं ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करने का बस मकसद सिर्फ यही होता है ताकि हम जो है प्रोग्राम को शॉर्ट से शॉर्ट बना सकें, क्योंकि आप देखें कि जो चीज़ हम अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी हमारे, ठीक है, लेकिन जो हम सैम्बल्स के दरमियान में रख के जिस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ हमारी शॉर्ट रहेगी और अगले बंदे को भी समझने में आसानी होगी अगर वो नोटेशंस को समझता है तो। अदरवाइज प्रोग्रामर जो है वो इस चीज़ को इजीली समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहाँ तक ही थी।